री-मॉन्स्टर एपिसोड नंबर 9। एपिसोड की शुरुआत 102वें दिन से होती है। गॉब्लू लड़कियों को लेकर गैरिसन सिटी में पहुंच चुका होता है। सिटी में पहुंचकर हमें पता चलता है कि इस शहर में डेमी ह्यूमंस इंसानों के कंपेयर में ज्यादा होते हैं। जैसे ही लोग गॉब्लू को देखते हैं तो वो डर की वजह से इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। ये देखकर गॉब्लू के साथ आई हुई जुड़वा बहनें लोगों को समझाती हैं, जिसके बाद लोगों में पैनिक कम हो जाता है। आगे सभी लोग एक घर रेंट पर ले लेते हैं। गॉब्लू सभी लड़कियों को बुलाकर उनसे कहता है, जब तक हम लोग यहाँ पर रुके हुए हैं तुम लोग फैसला कर सकती हो कि तुम्हें यहीं पर रहना है या फिर मेरे साथ वापस चलना है। गॉब्लू मन में सोचता है, लड़कियों को जबरदस्ती पकड़ कर लाया गया था, इन्हें अपने घर वापस लौटने का पूरा हक है, पर मैं नहीं चाहता कि कोई भी वापस जाए। इसके बाद लाल बालों वाली लड़की गॉब्लू को शहर में अलग अलग जगह घुमाती है। लोग शुरुआत में गॉब्लू को देखकर बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं, इसीलिए गॉब्लू अपना बेस बदलकर इंसानों जैसा बन जाता है। हमें पता चलता है कि गॉब्लू पिछले जन्म में इंसान की तरह दिखता था। गॉब्लू इसे कनाटा टोमुकुई कहकर बुलाता है। गॉब्लू की रूप बदलने की एबिलिटी को देखकर बाकी लोग सोचते हैं, क्या गॉब्लू सही में एक ऑगरे है। इसके बाद गॉब्लू अकेले ही घूमने चला जाता है। पूरे शहर में लोग बस गॉब्लू की बात कर रहे होते हैं कि आखिर गॉब्लू कितना ज्यादा डेंजरस है, जिस वजह से गॉब्लू सोचता है कि मुझे अभी कुछ समय तक ऐसे ही बेस बदल कर रहना चाहिए। गॉब्लू इंसानी रूप में बड़ी बेफिक्र होकर घूम रहा होता है। तभी कुछ लोगों का ग्रुप गॉब्लू को अकेले पाकर उस पर हमला कर देता है। गॉब्लू बड़ी ही आसानी से उन्हें मार कर खा लेता है, जिससे गॉब्लू को और ज्यादा पावर मिल जाती है। गॉब्लू नोटिस करता है कि सभी लोगों ने सेम तरह की रिंग पहनी हुई होती है, जिससे गॉब्लू को लगता है कि ये लोग जरूर एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। गॉब्लू ये सब सोच ही रहा होता है, तभी उसे कुछ लोग आपस में बात करते सुनाई देते हैं। एक लड़का एक आदमी से कहता है, तुमने जितने पैसे मांगे थे मैं लेकर आ गया हूँ, अब तुम उसे छोड़ दो। पर वो आदमी कहते हैं, तुम जितने पैसे लाए हो वो बहुत ही ज्यादा कम है, तुम्हें कम से कम 3 गुना पैसा देना चाहिए। अगर तुम्हें अपनी प्रिंसेस सही सलामत चाहिए तो तुम्हें ऐसा करना होगा। वो लड़का कहता है, अब मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, और अपनी तलवार निकाल लेता है। पर उसके सामने बहुत सारे लोग होते हैं जो बड़ी ही आसानी से उस लड़की को पकड़ लेते हैं। गॉब्लू देखता है कि इन लोगों ने वही रिंग पहनी हुई होती है, जिसके बाद गॉब्लू उन पर हमला करके उन्हें बेहोश कर देता है। गॉब्लू उन्हें पूरी तरह से खत्म नहीं करता, बल्कि उनकी शैडो में अपनी छोटी शैडो छुपा देता है, जिससे गॉब्लू उन लोगों के ठिकाने का पता लगा सके। इसके बाद गॉब्लू लड़के को लेकर वहाँ से चला आता है। लड़का गॉब्लू से कहता है, तुम्हें ऐसे लोगों को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। इस पर गॉब्लू कहता है, उनके ठिकाने का पता लगाने के लिए इन्हें जिंदा रखना जरूरी है। इसके बाद गॉब्लू उस लड़के को अपना कार्ड देते हुए अपने असली रूप में आ जाता है और कहता है, ये मेरा कार्ड है, अगर तुम्हें कभी भी जरूरत हो तो बता देना, पर यह बात किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। गॉब्लू के असली रूप को देखकर वो लड़का थोड़ा डर जाता है। इसके बाद गॉब्लू फिर से अपना भेष बदलकर वहाँ से जाने लगता है, जिस पर वो लड़का भी गॉब्लू को फॉलो करता है। अगले सीन में वो लड़का गॉब्लू को बताता है कि एक दिन प्रिंसेस गार्ड से छुपकर इस टाउन में घूमने के लिए निकल गई थी, पर एक ऑर्गेनाइजेशन ने उन्हें किडनैप कर लिया। ये सुनकर गॉब्लू कहता है, चिंता की कोई बात नहीं है, मैंने उनका ठिकाना पता लगा लिया है। इसके बाद गॉब्लू वहाँ जाकर सभी मेंबर्स को धो देता है और प्रिंसेस को बचा लेता है। गॉब्लू को वहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, जिन्हें देखकर गॉब्लू को कुछ डाउट होने लगता है। आगे गॉब्लू ऑर्गेनाइजेशन के ठिकाने को आग लगा देता है और लड़के से कहता है कि मुझे लगता है कि सब कुछ पहले से ही प्लान्ड था और जरूर ये सब प्रिंसेस ने ही करवाया है। इस पर लड़का कहता है, फिर तो हमें ये सब राजा को जल्दी बता देना चाहिए। तभी वहाँ पर गेंकी आ जाता है। गेंकी अपनी हिप्नोसिस पावर का यूज करके लड़के को हिप्नोटाइज कर देता है, जिससे वो राजा को कुछ भी ना बताए। इसके बाद गेंकी और गॉब्लू वहाँ से गायब हो जाते हैं। 103वें दिन गॉब्लू को सैजी का फोन आता है। सैजी गॉब्लू को बताता है कि एक गॉब्लिन और एक हॉबो गॉब्लिन का जन्म हुआ है। ये सुनकर गॉब्लू खुश हो जाता है। आगे हमें पता चलता है कि गॉब्लू का सिटी में आखिरी दिन होता है। गॉब्लू सोचता है कि आखिर लड़कियों ने क्या फैसला किया होगा। सभी लड़कियां गॉब्लू के साथ ही रुकने का फैसला करती हैं, जिससे गॉब्लू और ज्यादा खुश हो जाता है। सभी लोग जैसे ही वापस लौट रहे होते हैं, तभी गॉब्लू के सामने वही प्रिंसेस आ जाती है जिसको गॉब्लू ने बचाया था। प्रिंसेस गॉब्लू से कहती है, तुम वही हो ना जिसने कल रात मुझे बचाया था, मैं उस समय बहुत ही गहरी नींद में थी। प्रिंसेस को देखकर लाल बाल वाली लड़की कहती है, आखिर ये बच्ची कौन है। इस पर प्रिंसेस खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है, मैं क्यून ईस्टर्न वर्ल्ड की पहली बेटी रुवेलिया हूँ। मैंने तुम्हारा कार्ड देखा था, तुम पाराबेलम नाम का ग्रुप चलाते हो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक मिशन है। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे ऑसवेल की रॉयल कैपिटल
कैपिटल तक सही सलामत छोड़कर आओ। गोबरू प्रिंसेस की बात सुनकर सोचता है आखिर ये मुझे हुक्म कैसे दे सकती है और ये मुझसे बिल्कुल भी डर नहीं रही है। इसके बाद गोबरू प्रिंसेस को सीधा मना कर देता है और प्रिंसेस मानने के लिए रेडी नहीं होती। आगे गोबरू प्रिंसेस को बैठाकर खूब समझाता है पर प्रिंसेस समझने की जगह गोबरू को और ज्यादा पसंद करने लगती है। प्रिंसेस के साथ वाला लड़का गोबरू से कहता है अगर तुम ये काम करोगे तो हम तुम्हें एक सोने की प्लेट इनाम के रूप में देंगे। ये सुनकर गोबरू के साथ वाली लड़कियां इतनी ज्यादा कीमती चीज के बारे में सुनकर खुश हो जाती हैं। वो कहती हैं कि ये सोने की प्लेट कोई आम प्लेट नहीं है, जिसकी वजह से गोबरू कुछ और दिन यहीं रुकने के लिए मजबूर हो जाता है। गोबरू शहर के गेट पर प्रिंसेस का वेट करता है। प्रिंसेस बिना अपने बॉडी गार्ड्स के वहाँ आ जाती हैं। इस पर गोबरू सोचता है अगर मैं प्रिंसेस को लेके गया तो कहीं मुझ पर किडनैपिंग का इल्जाम न लग जाए। आखिर में गोबरू प्रिंसेस को लेकर चलने के लिए रेडी हो जाता है और वहाँ से निकल जाता है। सभी को रास्ते में अलग अलग तरह के जानवर मिलते हैं जिन्हें गोबरू और बाकी सब पका कर खा लेते हैं। रास्ते में प्रिंसेस सभी को बहुत परेशान करती है पर गोबरू किसी तरह से चीजों को मैनेज कर लेता है। आगे 104वां दिन होता है। गोबरू और बाकी लोग अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। वो लोग रास्ते में एक स्नेक टर्टल को भी मारकर खा लेते हैं। हम देखते हैं कि प्रिंसेस अब थोड़ा ढंग से बिहेव कर रही होती है। गोबरू सोचता है प्रिंसेस को जानवरों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता, वो बाहरी दुनिया को पूरी तरह से एंजॉय कर रही है। आगे प्रिंसेस के साथ वाला लड़का गोबरू से उसे लड़ाई सिखाने के लिए कहता है। ये देखकर प्रिंसेस भी एक्साइटेड हो जाती है। उसके बाद गोबरू दोनों को लड़ाई की ट्रेनिंग देने लगता है। रात के समय फिर से सभी लोग अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं और अपने अगले दिन का रास्ता डिसाइड करते हैं। रॉयल कैपिटल जाने के दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता पहाड़ों के बीच से होकर निकलता है। ये रास्ता सबसे छोटा होता है और उतना ही खतरनाक भी होता है। इस रास्ते में फलाई से ईगल रहते हैं जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। उसके अलावा ये जीव अपने पंजों से जहर भी छोड़ते हैं और उनका लीडर जेड ईगल होता है जिसके पास ब्लेसिंग पावर होती है। चश्मे वाली लड़की गोबरू को बताती है कि अगर हमें गलती से जेड ईगल मिल गया तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। जेड ईगल की बात सुनकर गोबरू एक्साइटेड हो जाता है और कहता है फिर डिसाइड हो गया, कल हम जेड ईगल का शिकार करेंगे। आगे 105वां दिन होता है। बहुत सारे फलाई से ईगल गोबरू पर हमला करते हैं। गोबरू ने बड़ी ही आसानी से मार देता है और पकाकर खा जाता है। जैसे जैसे सभी लोग आगे बढ़ रहे होते हैं उन्हें और ज्यादा डर लग रहा होता है। गोबरू सभी को गाड़ी के अंदर ही रहने के लिए कहता है। लाल बाल वाली लड़की गोबरू से कहती है क्या तुम्हारा लड़ाई करना इतना जरूरी है? हम देखते हैं कि जेड ईगल आकर गोबरू के सामने खड़ा हो जाता है। गोबरू कहता है मैंने डिसाइड किया है कि मैं जितने ज्यादा हो सके उतने अलग अलग स्ट्रॉन्ग जानवर को खाऊंगा। इसके बाद गोबरू और जेड ईगल की लड़ाई शुरू हो जाती है। गोबरू लगातार 1 घंटे से जेड ईगल के साथ लड़ रहा होता है। इससे गोबरू के साथी पैनिक हो जाते हैं। हाफ फायर ब्लड सभी से कहता है अगर गोबरू यहाँ मर गया तो हमें यहाँ से भागने के लिए रेडी रहना चाहिए। इस पर धामी कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता कि गोबरू हार जाए। गोबरू ने पूरी रात लड़ते हुए रेड बियर को हराया था। अगर गोबरू मर भी जाता है तब भी मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं गोबरू के साथ रहकर जेड ईगल को हराऊंगी। हम देखते हैं कि जेड ईगल से लड़ते हुए गोबरू का एक पैर और एक हाथ कट जाता है और गोबरू बहुत ज्यादा थक चुका होता है। जिसके बाद गोबरू अपना कटा हुआ हाथ उठाता है और उसे खा लेता है। जिसके बाद गोबरू का कटा हुआ हाथ और पैर वापस रीजनरेट हो जाते हैं। गोबरू जेड ईगल से कहता है तुमने मेरी ट्रेनिंग में मेरा खूब साथ दिया, मुझे पता है तुम बहुत स्ट्रांग हो, चलो सीरियस हो जाते हैं। ऐसा बोलकर गोबरू अपनी एक्सोस्केलेटन की पावर को एक्टिवेट कर लेता है जिससे गोबरू की बॉडी के चारों ओर कवच आ जाता है। गोबरू अपने जाल को जेड ईगल के पंखों पर फेंक देता है जिससे जेड ईगल उड़ नहीं पाता। इसके बाद गोबरू अपनी पूरी पावर से जेड ईगल को पंच मारता है जिससे जेड ईगल जमीन पर गिरकर मर जाता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। आगे गोबरू को जेड ईगल के हार्ट में कुछ चमकती हुई चीज दिखाई देती है। हमें पता चलता है कि ये जेड ईगल किंग का स्पिरिट स्टोन होता है। गोबरू के साथ वाली लड़कियां उसे बताती हैं कि स्पिरिट स्टोन की कीमत एक छोटे देश के जितनी होती है। जिसके बाद गोबरू उस स्पिरिट स्टोन को खाता नहीं है पर सभी लोग जेड ईगल को पकाकर खा जाते हैं जिससे गोबरू को फिर से बहुत सारी नई पावर मिल जाती हैं और अब गोबरू के एक्सोस्केलेटन सूट के ऊपर जेड ईगल के पंख भी आ जाते हैं। गोबरू को ऐसा देखकर प्रिंसेस गोबरू से पूछती है कि आखिर तुम उन सभी को क्यों खा लेते हो जिन्हें तुम मारते हो। ये सुनकर गोबरू को अपने पुराने जन्म की मेमोरी याद आ जाती है और गोबरू सोचता है कि पिछले जन्म में भी सब लोग मुझसे यही पूछते थे कि आखिर मैं उन सभी को क्यों खा जाता हूँ जिन्हें मैं मारता हूँ। गोबरू प्रिंसेस से कहता है मैं उन्हें इसलिए खाता हूँ क्योंकि उन्हें मैंने मारा है। जब भी मैं किसी को मारता हूँ तो अपने लिए मारता हूँ जिससे मैं लंबे समय तक
जिंदा रह सकूं। जब भी कोई मेरी वजह से मरता है मैं उन्हें खाकर उनकी इच्छा को अपने साथ आगे ले जाता हूँ। गॉब्लू सोचता है कि जब मैंने ये बात अपने पुराने जन्म के दोस्तों से कही होगी तो उन्हें ये सुनकर जरूर शौक लगा होगा, पर प्रिंसेस एकदम शांत हो गई है। जरूर वो भी इस बारे में कुछ अलग ख्याल रखी होगी, पर मुझे उससे क्या। अगर कोई भी मॉन्स्टर मेरे रास्ते में आएगा तो मैं उसे मार कर खा लूंगा और अपनी जर्नी को कंटिन्यू करूंगा। और इसी के साथ गॉब्लू अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है और ये एपिसोड भी यहीं खत्म हो जाता है। दोस्तों बताइए आपको ये एपिसोड कैसा लगा और ये सीरीज आपको कैसी लग रही है, कमेंट जरूर करिए, हमें अच्छा लगता है।